नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आ चुके हैं लेकर मार्च का करंट अफेयर्स। मार्च का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी-फरवरी का करंट अफेयर्स हो चुका है। आज हम करने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर्स। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। वैसे तो हमने मार्च और अप्रैल का एक साथ करंट अफेयर्स करा दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से मार्च और अप्रैल का करा रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनका आप स्क्रीनशॉट या फिर उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो फटाफट शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? मतलब इससे पहले भी इन्हीं को मिला था और इस बार पुनः मिल गया है। तो ये खिताब किसको मिला है? बर्नार्ड अर्नाल्ड को, जेफ बेजोस को, एलन मस्क को या फिर मुकेश अंबानी को? किसे मिल गया है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब? वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन आपको बताना है 2024 के कौन से हैं। तो आप सभी को पता है ये कौन है, ये है एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क इसके जो प्राप्तकर्ता हैं इस खिताब के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इनकी अगर बात करें हम जो कुल संपत्ति है वो कितनी है? 231 मिलियन अमेरिकी 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। ठीक है, और इसी के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिए हैं। उसके बाद जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। ठीक है, इनके जस्ट बाद कौन है? जेफ बेजोस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? बताइए किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला है? ए सूर्य प्रकाश, नवनीत कुमार सहगल, जगदीप धनखड़ या फिर पीयूष गोयल जी ने किसने संभाला है कार्यकाल? तो ये कार्यकाल किसने संभाला है? ये कार्यकाल संभाला है नवनीत कुमार सहगल जी ने। किसने संभाला है? नवनीत कुमार सहगल जी ने ये पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, नवनीत कुमार सहगल 16 मार्च 2024 को ये पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो डेट भी याद रख सकते हैं आप लोग, 16 मार्च 2024 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि PPRND का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, पुलिस अनुसंधान अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? सदानंद वसंत तिथि को बनाया गया है, राजीव कुमार शर्मा जी को बनाया गया है, पीयूष आनंद को बनाया गया है या फिर नीना सिंह को बनाया गया है? सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा जी को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। क्लियर है? 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये कौन से 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, NDRF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? सदानंद वसंत तिथि को, राजीव कुमार शर्मा को, पीयूष आनंद को या फिर नीना सिंह को? बताइए कौन बना है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक? तो कौन बन गया है? ये बन गए हैं पीयूष आनंद जी। कौन बन गया है? पीयूष आनंद जी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं पीयूष आनंद जी। इनको राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आनंद वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के एक ऐप का क्या नाम है? बताइए कौन से ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा?
सी ट्रैक का, सी विजिल का, सी रिपोर्ट का, या फिर सी इलेक्ट का? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, उसने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सी विजिल नामक ऐप को लॉन्च किया है। इसको सी विजिल नामक ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसका काम क्या है, आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तेजस MK1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है। जो तेजस MK1A है उसकी पहली उड़ान का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। इसने ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। इसने सुपरसोनिक यात्रा की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया, या फिर इसने एक नई स्टील्थ तकनीक का प्रदर्शन किया। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। पहली फ्लाइट जो थी उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको ये बताना है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक स्वदेशी लड़ाकू विमान था और इसकी ये पहली उड़ान थी। ठीक है, जो तेजस MK1A है ये एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है और इसकी ये पहली उड़ान थी, यही इसकी खासियत है। बात करें अगर यहाँ पर 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस MK1A ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। बताइए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। डॉक्टर S जयशंकर को दिया गया है, पशुपत कुमार पारस को दिया गया है, किरेन रिजिजू को दिया गया, या फिर अमित शाह को दिया गया है। किसे दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। तो ये जो प्रभार दिया गया है ये दिया गया है किसको, किरेन रिजिजू को। किसको मिला है, किरेन रिजिजू को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। बताइए, दस्तावेजों की चोरी ने, शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, संपत्ति की बर्बरता, या फिर नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना। कौन सी घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया था। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो CISF की तैनाती क्यों की गई है, क्योंकि जो शीतकालीन सत्र के दौरान यहाँ पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। क्या हुआ था, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। संसद में CISF की उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के मद्देनजर लिया गया है, जहां घुसपैठियों ने लोकसभा कक्ष में प्रवेश करके और पीले धुएं के कनस्तरों को छोड़कर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। इसके बाद 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिससे संसद सुरक्षा के सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके तहत जो CISF के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है। बताइए, PWD आइकन के रूप में किसे यहाँ पर घोषित किया गया है। शीतल देवी, अवनी लेखरा, ज्ञानेश कुमार, या फिर प्रमोद भगत। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय PWD यानी कि फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया। तो ये किसे घोषित किया गया था, ये किया गया था शीतल देवी को। शीतल देवी को PWD आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने इनको आइकन बनाया हुआ है। क्लियर है, और ये कौन है शीतल देवी। शीतल देवी हैं पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता। ठीक है, ये क्या है, पैरा तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। बताइए, लेबनान में WTT फीडर
बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मानव विकास ठक्कर ने, साथियान ज्ञानशेखरन ने, चुआंगची युआन ने, या फिर मानुष उत्पल शाह ने? किसने ये खिताब जीता था, बताइए। तो इस खिताब की बात करें तो इस खिताब को जीता था साथियान ज्ञानशेखरन ने। किसने जीता था? साथियान ज्ञानशेखरन ने इस खिताब को जीता था। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साथियान ज्ञानशेखरन ने 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फेडर बेरूट टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। क्लियर है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? साथियान ज्ञानशेखरन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहाँ चलाया था, बताइए। जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको, जो सोमालिया के डाकू थे, उनसे छुड़ाने के लिए भारतीय जो नौसेना के जवान थे उन्होंने कहाँ पर ऑपरेशन चलाया था? ये ऑपरेशन बंगाल की खाड़ी में हुआ था, हिंद महासागर में हुआ था, अरब सागर में हुआ था, या फिर दक्षिण चीन सागर में हुआ था? कहाँ पर हुआ था, बताइए। इस ऑपरेशन की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना ने ये ऑपरेशन चलाया था अरब सागर में। कहाँ पर चलाया था? अरब सागर में ये ऑपरेशन चलाया था। क्लियर है? और इसमें 23 जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको डाकुओं से बचाया था। कितने? 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18 से 20 मार्च तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। भारत मंडपम जो दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित हुआ था उसका मेन मोटिव क्या था? ठीक है, स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना, इच्छुक उद्यमियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना, या फिर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान करना? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताइए। तो स्टार्टअप महाकुंभ का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो ये था कि निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना। यही इस जो स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ ने प्रमुख निवेशकों, नवप्रवर्तकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित किया है। क्लियर है? ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 से 20 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, या फिर मोरारजी देसाई और VP सिंह? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाफट से कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। इन्हीं दो जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों में बात करें तो चौधरी चरण सिंह व PV नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है उसका जो महानिदेशक है वो किसे बनाया गया है? सदानंद वसंत तिथि को, राजीव कुमार शर्मा को, पीयूष आनंद को, या फिर नीना सिंह को? तो ऑप्शन से ही आप लोग पकड़ सकते हैं किसकी, क्योंकि इसके जो सारे ऑप्शंस हैं वो आप कर चुके हैं अभी इसमें, तो आप बता सकते हैं इसको आसानी से। तो ये नियुक्ति किसकी हुई है? ये
नियुक्ति हुई है सदानंद वसंत तिथि की। किसकी? सदानंद वसंत तिथि जी की नियुक्ति इस पद पर हुई है और ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? बताइए ये खिताब किसे मिल गया है? मुंबई, दिल्ली, बीजिंग या फिर टोक्यो को? तो भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, उसे ये दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया है। 2018 से ये लगातार प्रदूषित राजधानी के रूप में नाम हो रहा है इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बताइए उत्तर प्रदेश का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार को, संजय प्रसाद को, रणदीप रेणुआ को या फिर आलोक कुमार जी को? इसे गृह सचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो तो दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं। यहाँ पर आपको गृह सचिव बताना है। तो गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं दीपक कुमार। कौन बनाए गए हैं? दीपक कुमार जी को गृह सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से या फिर पद्म भूषण से? कौन सा पुरस्कार इसमें प्रभा वर्मा जी को मिला है? तो प्रभा वर्मा जी की बात करें तो इन्हें मिला है सरस्वती सम्मान। इनकी जो मलयालम कृति है उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनकी कृति कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा की कविता जो है रौद्र सात्विकम, क्या नाम है इसका? रौद्र सात्विकम, इसी के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो इस जो कृति है इनकी ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि जो प्रभा वर्मा है उनकी जो कृति है उसका क्या नाम है, और भाषा भी पूछ सकता है किस भाषा के लिए दिया गया। तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए रूस में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? संजय कुमार, पवन कुमार, रेनी सिंह या फिर विनय कुमार? कौन बन गया है रूस में भारत का अगला राजदूत? तो इसके सही आंसर की बात करें अगर, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका विनय कुमार। ठीक है, विनय कुमार जी को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी अगर बात करें तो ये 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक है, जिनको रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति पूर्व राजदूत पवन कुमार द्वारा छोड़ी गई रिक्त को भरती है। कहने का मतलब ये है इससे पहले पवन कपूर वहां पर जो थे, पवन कपूर वो रूस में भारत के राजदूत हुआ करते थे, जिन्हें विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में अब नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो जो पवन कपूर हैं वो अब सचिव बन गए हैं विदेश मंत्रालय में, और उनकी जगह ले ली है विनय विनय कुमार जी ने रूस में भारत के राजदूत के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? बताइए कौन सा पुरस्कार इसमें से मिला है? ऑर्डर ऑफ भूटान यानी कि भूटान का देश, ऑर्डर ऑफ ड्रैगन यानी कि ड्रैगन का आदेश, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो यानी कि ड्रुक ग्याल्पो का आदेश या फिर हिमालय का क्रम? कौन सा इसमें से पुरस्कार प्रदान किया गया है जो कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह? तो क्या मिला है इसमें से नरेंद्र मोदी जी को? तो नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो इन्हें भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो मिला है। क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो इनको दिया गया है। ठीक है, भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित
किया है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितने भी पुरस्कार मिले हैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने, पंकज कुमार ने, अजय तिर्की ने, या फिर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने? किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आ गए ना चकमा आप लोग? क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो सदस्य दिया गया है। क्या दिया गया है? सदस्य दिया गया है। यहाँ पर अध्यक्ष नहीं पूछा है। जब अध्यक्ष पूछेगा तब जो आप लोग आंसर कर रहे हैं वो होगा। यहाँ पर पूछा गया है न्यायिक सदस्य के रूप में। ठीक है, तो सदस्य कौन बने हैं? सदस्य बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन यानी कि आरएलवी का नाम क्या है? आरएलवी विमान, आरएलवी टीडी, आरएलवी एमके थर्ड, या फिर आरएलवी पुष्पक? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसरो ने कौन से आरएलवी को यहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आरएलवी पुष्पक को। किसको? आरएलवी पुष्पक को इन्होंने लॉन्च किया है इसरो ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये कहाँ पर देखा जाए तो 22 मार्च 2024 को इसरो ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आरएलवी पुष्पक की सफल लैंडिंग किया है। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे जगह पर। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अब बताइए, ये क्वेश्चन है वो। तो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, या फिर न्यायमूर्ति एम खानविलकर, या फिर पंकज कुमार? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति एम खानविलकर। इन्हीं को बनाया गया है लोकपाल का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेगूसराय? बताइए कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर बन के उभरा है? जो कि अच्छी बात नहीं है। ये कौन उभरा है? ये बिहार का बेगूसराय क्षेत्र है जो सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी कि एटीआर कहाँ स्थित है जहां आरएलवी परीक्षण आयोजित किया गया था? अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं तिरुवनंतपुरम केरल, बेंगलुरु कर्नाटक, या फिर हैदराबाद तेलंगाना, या चलकेरे कर्नाटक में? तो अभी इसको हमने पढ़ लिया है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चलकेरे कर्नाटक में। ठीक है, यहीं पर इसका परीक्षण आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सारा डी नुटे, साथियान ज्ञानशेखरन, श्रीजा अकुला, या फिर दिया चितले? इससे पहले हमने पुरुष एकल का खिताब पढ़ा था जो कि जीता था किसने? साथियान चंद्रशेखरन ने। अब आपको यहाँ पर महिला का बताना है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला एकल खिताब की बात करें तो वो जीता है श्रीजा अकुला ने। किसने जीता है? श्रीजा अकुला ने ये खिताब जीत लिया है। टेबल टेनिस में विश्व स्तर पर 47वें स्थान पर रही श्रीजा अकुला ने 24 मार्च 2024 को लेबनान में आयोजित WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 टूर्नामेंट में पहला महिला वर्ग जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन से देश शामिल हैं?
इजराइल और मिस्र, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन या फिर इजराइल और लेबनान। काफी चर्चित प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हो रहा था, जिसे यूएन ने क्या बोला है इसमें? यूएन ने कहा है कि जो एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उन्होंने बताया कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों को बिना शर्त रिहाई कर दी जाए। ठीक है, बिना शर्त रिहाई का आह्वान उन्होंने किया है यूएन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? बताइए, किस वजह से बाल्टीमोर में मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढह गया था? भूकंप की वजह से, मालवाहक जहाज की टक्कर से, संरचनात्मक विफलता या फिर तेज हवाओं की वजह से? किस वजह से ये जो ब्रिज था वो ढहा था? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, ये रहा था जो मालवाहक जहाज था उसकी टक्कर से। ठीक है, 26 मार्च 2024 को बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को एक मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी और ब्रिज पटपसको नदी में, नदी का नाम क्या है? पटपसको नदी में गिर गया। एक मालवाहक जहाज की टक्कर के कारण मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट स्कॉट के ब्रिज के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 6 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? बताइए, कौन शहर बीजिंग को पछाड़कर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? संघाई, मुंबई, टोक्यो या फिर सियोल? कौन सा शहर बन गया है अरबपतियों का शहर? तो अरबपतियों के शहर की बात करें तो ये कोई और नहीं, अपना जो शहर मुंबई है, ठीक है, माया नगरी जिसे बोलते हैं, वही बन गया है अरबपतियों का राजधानी, अरबपतियों की राजधानी बन गया है। भारत ने अपनी अरबपति आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 271 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है कौन? मुंबई। 84 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है और मुंबई पहली बार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया। मतलब मुंबई में 271 अरबपति रहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTB-VAC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? बताइए, किस कंपनी ने शुरू किया है तपेदिक वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को? बायोफैब्री, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर वैश्विक वैक्सीनोलॉजी सहयोग? सही जवाब इसका क्या होगा? बताइए। तो जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसी ने MTB वैक्सीन का जो नैदानिक परीक्षण है वो शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है रिचेस्ट लिस्ट का। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब कौन बरकरार रखा है अपने पास? एलन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी? कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? तो एशिया के अगर सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें तो वो हैं मुकेश अंबानी जी। कौन है? मुकेश अंबानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो हैं एलन मस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनकी अगर संपत्ति की बात करें तो वैश्विक स्तर पर एक स्थान फिसल कर 10वें स्थान पर आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 115 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। इनकी कितनी संपत्ति दिखाई गई है? 115 अरब अमेरिकी डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ? बताइए, कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ? 128 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था।
मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटका, पंचकुला हरियाणा या फिर चेन्नई तमिलनाडु। कहाँ पर ये आयोजन हुआ था बताइए। तो जो कबड्डी में अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो वो जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में ये आयोजन हुआ था। मार्च 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर, ये भी याद रखिए 24 मार्च को क्या होता है, विश्व कबड्डी दिवस भी होता है। 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो कि हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था, तो ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा था? बताइए। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल में कौन पहुंचा था? लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी या फिर कुनलावुत विटिटसॉर्न। कौन पहुंचा था फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में? तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो कौन से व्यक्ति थे? वो थे लक्ष्य सेन। कौन था? लक्ष्य सेन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फ्लाई 91 क्या है? फ्लाई 91 क्या है? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, एक प्रकार का पक्षी है या फिर एक काल्पनिक सुपर हीरो है। क्या है फ्लाई 91? फ्लाई 91 क्या है? फ्लाई 91 है एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। ठीक है, क्या है? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है फ्लाई 91। इसके बारे में जान लेते हैं। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MOPA और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ के बीच? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच जो उड़ान है उसके लिए एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन के लिए हरी झंडी दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का पहला पुरस्कार किसने जीता है? वैष्णव पिचाई ने, कनिष्क शर्मा ने, यतिन भास्कर दुग्गल ने या फिर ओम बिड़ला ने? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल को। ठीक है, यतिन भास्कर दुग्गल जी को इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में। दूसरा पुरस्कार मिला था वैष्णव पिचाई को और तीसरा जो पुरस्कार मिला था वो कनिष्क शर्मा को मिला था। यतिन भास्कर दुग्गल की बात करें तो ये वैसे तो हरियाणा से हैं और अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। कहाँ के? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं जिनको पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता है। तो वैष्णव पिचाई कहाँ की हैं? तमिलनाडु की, और कनिष्का शर्मा है राजस्थान की। तो इनका जो क्षेत्र है वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में लॉन्च किया गया संकलन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके द्वारा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब आते हैं उद्देश्य क्या क्या थे। उद्देश्य आपको बताना कौन सा है? गुमनाम रूप से आधिकारिक गतिविधियों को रिपोर्ट करना, या फिर आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना, या फिर नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना,
या फिर लापता व्यक्तियों का पता लगाना। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। किस उद्देश्य से संकलन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो संकलन मोबाइल ऐप को अगर देखें तो किस वजह से लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए। ठीक है, नए आपराधिक कानून के माध्यम से नेविगेट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। बताइए रणजी ट्रॉफी किसने जीती है 2023-24 की। विदर्भ ने, मुंबई ने, सौराष्ट्र ने या फिर गुजरात ने। किसने जीता है 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी। तो ये किसने जीता था, ये जीता था मुंबई ने। किसने जीता, मुंबई ने इस खिताब को जीता था। क्लियर है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई ने 14 मार्च 2024 को 2023-24 सीजन के फाइनल मैच में विदर्भ को 169 रनों से हराकर अपना 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। मुंबई का ये 42वां खिताब था रणजी ट्रॉफी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना, राजनयिक व्यस्तताओं को सुविधाजनक बनाना। क्या उद्देश्य है डेफ कनेक्ट का। करंट के प्रश्नों की जो शैली है एग्जाम में वो अब बदल चुकी है। अब वन लाइनर ना पूछ के थोड़ा सा डीप पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए हमें हर एक जो पॉइंट है उसके डीप में भी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है डेफ कनेक्ट 2024 का जो प्राइमरी मोटिव था वो क्या था। तो यहाँ पर अगर प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो ये क्या था, ये था स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। क्या था, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। ये भी देख लीजिए कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना है और देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है। बताइए उद्यान उत्सव 2024 क्या है। एक संगीत समारोह है ये, एक शानदार फूल उत्सव है, एक फूड कार्निवाल है या फिर एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। क्या है बताइए उद्यान उत्सव। उद्यान उत्सव क्या है बताइए। तो उद्यान उत्सव एक शानदार फूल उत्सव है। क्या है, एक शानदार फूल उत्सव। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो अगर उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था और ये 2 फरवरी से 31 मार्च तक चला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश जारी किया। कौन सा निर्देश जारी किया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए, विभिन्न उपकरणों में जमा या फिर टॉपअप स्वीकार करना बंद करना, अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करना, बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। कौन सा निर्देश जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर काफ़ी पाबंदियां लगाई थी आरबीआई ने, और इसमें अगर एक प्रमुख बात करें तो वो था विभिन्न उपकरणों में जमा या फिर टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। यानी कि जो टॉपअप स्वीकार किए जाते थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू, उनको तुरंत बंद करना, इसका जो प्राथमिक निर्देश था आरबीआई का। क्लियर है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेन देन से संसाधित करने जैसी सेवाएं रोक दी। आरबीआई ने नियमों और पर्यवेक्षी मुद्दों को
के गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो ये कब मनाया जाता है? मार्च के पहले सोमवार को, मार्च के दूसरे गुरुवार को, मार्च के आखिरी शुक्रवार को, या फिर मार्च में एक यादृच्छिक दिन। एक यादृच्छिक दिन का मतलब कोई एक निश्चित दिन मार्च में। तो विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। ठीक है, यानी कि सेकेंड थर्सडे को ये मनाया जाता है मार्च के। क्लियर है? लोगों में किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च 2024 को इस बार पड़ा था और इसका विषय क्या था? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। विषय जरूर याद रखिएगा, क्या है? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? बताइए, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान है ये। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव है। सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश, या फिर चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन। क्या है बताइए? एक राष्ट्र एक चुनाव। तो बखूबी इस आंसर को आप लोग जानते हैं, ये क्या है? जो लोकसभा है और राज्य विधानसभाएं सभाओं के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराने की बात इसमें की गई है, एक राष्ट्र एक चुनाव में। ठीक है, और अगर इसकी अध्यक्षता जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट सौंपी है। क्लियर है? तो ये भी याद रखिएगा, अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो रामनाथ कोविंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमेश सिन्हा और ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार, सुनील अरोड़ा, सुखबीर संधू, या फिर सुशील चंद्रा और राजीव कुमार जी को किसे बनाया गया है चुनाव आयुक्त? तो हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त की बात करें तो उसमें किसको नियुक्त किया गया है? उनमें नियुक्त किया गया है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार जी को। इसको सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार जी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो है राजीव कुमार जी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? बताइए, शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से हैं? पीटीआई से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, या फिर मुत्हिदा कौमी मूवमेंट से? कहाँ से संबंध रखते हैं, यानी कि किस दल से संबंध रखते हैं शहबाज शरीफ? तो शहबाज शरीफ की बात करें तो ये नवाज शरीफ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्हीं के भाई हैं और ये भी उन्हीं की पार्टी से हैं, नवाज शरीफ की, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ये ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिया है शहबाज शरीफ ने। ठीक है, ये मार्च का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्च के हिसाब से आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित, एकीकृत और डिजिटाइज करना है? बताइए, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य क्या है? कौन से प्रकार के डेटा को व्यवस्थित करना और उसको डिजिटलाइज करना? मौसम डेटा को, यातायात डेटा को, जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत, या फिर खेल के आंकड़े?
बताइए सही जवाब क्या होगा। तो चूंकि आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली है, इसलिए मौसम का डेटा तो वो देगा नहीं, ना ही यातायात का डेटा देगा और ना ही खेल का आंकड़ा देगा। तो ये किसका आंकड़ा देगा, ये देगा जो जांच के दौरान उत्पन्न डेटा है, जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत, इसी को ये पेश करेगा, इसी को डिजिटलाइज करेगा ये। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली, जिसको सीसीएमएस भी जानते हैं, का उद्घाटन किया। सीसीएमएस जांच के दौरान उत्पन्न डेटा को व्यवस्थित करने, एकीकृत करने और डिजिटलीकरण करने में सहायता करेगा, जिसमें केस दस्तावेज, निकाले गए डेटा, एकत्रित साक्ष्य और आरोप पत्र शामिल हैं। तो इस बात का भी याद रखिएगा कि जो सीसीएमएस है, ऐप है या फिर प्रणाली है, उसका जो डिज़ाइन है किसने किया था, तो उसका डिज़ाइन किया था एनआईए ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो उनको भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वही आए, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है। क्या विषय है, वन्य जीवन की सुंदरता का जश्न मनाना, जलवायु परिवर्तन के खतरों की खोज, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, अवैध वन्य जीव व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बताइए क्या थीम है विश्व वन्य जीव दिवस 2024 की। तो ये कौन सी थीम थी बताइए। ये थीम थी लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, यानी कि कनेक्ट पीपल टू द सैटेलाइट। ठीक है, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, कनेक्ट पीपल टू द सैटेलाइट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए, उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करना, या फिर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। क्या है उद्देश्य ई किसान उपज निधि का। तो ई किसान उपज निधि के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाना। किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री हैं जो कि भारत की यात्रा पर थे। दासो सेरिंग तोब्गे, प्रविंद कुमार जगन्नाथ, आसिफ अली जरदारी, या फिर शेख हसीना। कौन है भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री। तो भूटान के प्रधानमंत्री की बात करें जो हाल ही में भारत की यात्रा पर थे, वो हैं सेरिंग तोब्गे। कौन है, दासो सेरिंग तोब्गे इनका नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी कि LAH का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है, समुद्री निगरानी करना, सैन्य परिवहन, माल परिवहन, या फिर यात्री परिवहन। बताइए भारतीय सेना के लिए जो खरीदे गए हैं 25 LAH हेलीकॉप्टर, उनका क्या उद्देश्य है। तो उनके उद्देश्य की बात करें तो उनका उद्देश्य है सैन्य परिवहन। ठीक है, क्या है, सैन्य परिवहन इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर LAH और भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्री उद्देश्य के लिए 9 LAH प्राप्त करने के लिए एक सौदे का अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए, ये सैन्य परिवहन के लिए। ठीक है, तो 25 जो हैं वो भारतीय सेना के लिए रहेंगे और 9 जो हैं वो रहेंगे
तटरक्षक बल के लिए। तो टोटल 34 हेलीकॉप्टर अधिग्रहण किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो मनोहर लाल खट्टर जी के स्थान पर बन गए हैं नायब सिंह सैनी। कौन बन गया है? नायब सिंह सैनी ने यह पदभार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या फिर यूनाइटेड किंगडम। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर किया है, तो फटाफट इसके आंसर दे दीजिए। तो गर्भपात के अधिकार को बात करें संविधान में शामिल करने वाला कौन है देश? वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने अबॉर्शन को संविधान में शामिल करने वाला पहला देश बना है। निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? जो बाइडेन, निक्की हेली, डोनाल्ड ट्रंप या फिर रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। यानी कि जब निक्की हेली की जो क्या बोलते हैं दावेदारी है वो जब समाप्त हो गई, तो उसके बाद कौन अब रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में बना है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो निकी हेली की दावेदारी समाप्त होने के बाद देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जी की जो दावेदारी है रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में वो बनी हुई है, और अगले जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? भारत शक्ति अभ्यास क्या है? भारतवर्ष में आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास, भारत की समृद्ध विरासत और जश्न मनाने वाला सांस्कृतिक त्योहार, या फिर अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। क्या है भारत शक्ति अभ्यास? तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ये है क्या भारत जो स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, क्या भारत शक्ति अभ्यास? तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अभ्यास ने आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बात करें तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना, नौसेना, और वायुसेना की एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? बताइए, विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम क्या है जो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में? साहित्य महोत्सव, काव्योत्सव, साहित्योत्सव या फिर कठोत्सव, क्या है ये? तो विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव की बात करें तो इसका नाम था साहित्योत्सव। क्या था? साहित्योत्सव इसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? ये 11 से 16 मार्च तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने वाला कौन बनेगा? भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, एनपीसीआई भारत बिलेप लिमिटेड, या फिर भुगतान एग्रीगेट्स पीए। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। किसके लिए लॉन्च करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। कौन लॉन्च करेगा?
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, क्या बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे अगर बात करें तो किसने मंजूरी प्रदान की है इसको? तो इसको मंजूरी प्रदान की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? केवल संगीत में, केवल नृत्य में, और या फिर नृत्य नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्रों में, या फिर साहित्य के लिए दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है संगीत, नाट्य, नाटक, लोक कला सहित कई क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। कितने कलाकारों को? 94 कलाकारों को प्रदान किया है। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कौन सी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित करता है? इसमें से कौन सा पर्यावरणीय क्षेत्र में दिया जाता है? सर्व सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार, वर्ष का विघ्नकर्ता, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार, या फिर ट्रैक के क्रिएटर अवार्ड? बताइए कौन सा पर्यावरणीय क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन से भी आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो भी कर ले जाएंगे। तो ये कौन सा है? ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। ठीक है, कौन सा है? ग्रीन चैंपियन पुरस्कार ये दिया जाता है। इसके बारे में अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस उद्घाटन पुरस्कार का उद्देश्य कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव का जश्न मनाना है। और गेमिंग की बात करें तो यह सकारात्मक परिवर्तन के लाने के लिए रचनात्मक का उपयोग करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है गेमिंग। ठीक है, तो वैसे गेमिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है? तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ये है 8 मार्च। ये हो जाएगा 8 मार्च। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? साल्ट लेक सेक्टर बी, हावड़ा मैदान, एस्प्लेनेड, या फिर हावड़ा मेट्रो स्टेशन? कौन पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में सबसे गहरा स्टेशन है? इसमें से कौन सा स्टेशन है? तो पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली की बात किया जाए तो इसमें सबसे गहरा जो स्टेशन बनाया गया है वो है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। क्या है? हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा है। और कितनी गहराई है? तो ये बात करें तो इसका जो सुरंगें हैं इसकी, वो जल स्तर से 32 मीटर नीचे तक फैली हुई हैं। कितनी? 32 मीटर नीचे तक फैली हुई हैं। और ये नदी के नीचे स्थित सबसे गहरा स्टेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आईएनएस जटायु क्या है? आईएनएस जटायु क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया एक नया विमानवाहक पोत। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया है। हिंद महासागर में तैनात एक पनडुब्बी है, या फिर एक मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्या है आईएनएस जटायु? तो आईएनएस जटायु की बात करें तो आईएनएस जटायु क्या है?
ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया है, उसी को नाम दिया गया है क्या? आईएनएस जटायु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आईएनएस जटायु एक नौसैनिक अड्डा 6 मार्च 2024 को लक्षद्वीप द्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप पर चालू किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला है? क्यों दिया गया है खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार? जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए, स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, या फिर सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के सफल क्रियान्वयन के लिए? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा जो चैंपियन पुरस्कार है खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार, वो दिया गया है खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने पुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? बताइए। गौरी, कामिनी, चित्रा या फिर लैला? ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कामिनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कामिनी इसका सही जवाब हो जाएगा। मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने 10 मार्च 2024 को कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब गामिनी हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मार्च का करंट अफेयर्स यहाँ से पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो अप्रैल के करंट अफेयर्स की आएगी। ठीक है, तो क्लास को अगर अभी भी लाइक नहीं किया है आपने तो एक बार लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग 9 बजे वाली क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो उस क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चलता है जो कि रेलवे, एसएससी सहित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी वहाँ पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं हम वहाँ पर। तो अपनी अगर तैयारी को और बेहतर आप बनाना चाहते हैं जीएस के क्षेत्र में तो आप 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।